आज हम लोग जो कि है न्यूटन का गति का नियम में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है तुमको एक बल। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बल के बारे में, जो फोर्स है, जो यांत्रिकी में कुछ बल होते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, संपर्क बल, स्प्रिंग बल, रस्सी का तनाव। उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यांत्रिकी में जो बल होगा, जैसे कि यांत्रिकी में जो तुम्हारा बल हो गया उदाहरण के रूप में कौन कौन, जैसे कि संपर्क बल के बारे में बताए थे। तो उसमें बताया गया था संपर्क बल के दो पार्ट होते हैं, जो कि एक तल के लंबवत लगते हैं जिसको हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, और जो तल के अनुदिश कार्य करता है जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल के बारे में कुछ पढ़ाई संपर्क बल का हुआ था, घर्षण बल। तो घर्षण बल के अलावा बाकी बल के माने को तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था। तो घर्षण बल की आज हम लोग डिटेल रूप में एक अलग से उसको पढ़ाई करते हैं। तो घर्षण बल जो कि काफ़ी नोन होगा नाम, तो इसको पहले पढ़ते हैं। घर्षण बल या घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल या फ्रिक्शन भी कह देते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स। तो घर्षण बल जो है तुमको एक घर्षण बल को अगर यह कहें तो पिछले लेक्चर में देखा होगा कि यह जब दो सतह संपर्क में होते हैं तो उसके बीच में संपर्क बल लगता है, और जिसका कि क्षैतिज अवयव जो कि तल के अनुदिश अवयव कह सकते हैं वह क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, और तल के लंबवत अवयव को हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये तुमने पिछले लेक्चर में देखा होगा। तो अभी जो घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के बारे में जैसे कि हम लोग कोई एक टेबल पर एक कोई वस्तु रखी हुई है, उसको अगर हम धीरे से धकेलते हैं तो हमने तो बल लगाया उस पर, लेकिन वह अगर कम बल हमने लगाया तो वह वस्तु नहीं खिसकती है। तो इसका मतलब एक कोई बल है जो कि जो किताब या कुछ भी जिसको हम लोग धकेल रहे हैं, जिस वस्तु को, उसको उसके गति का विरोध कर रहा है। तो वह बल जो कि टेबल के द्वारा लगाया गया होगा, टेबल के सतह के द्वारा लगाया जा रहा है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि उसके खिसकाने की गति का विरोध कर रहा है, वह क्या कहलाएगा, घर्षण बल है। तो घर्षण बल का एक जो कि हमेशा प्रभाव जो कि हम लोग देखते हैं घर्षण बल के बारे में, जो प्रारंभिक आइडिया होता है, लोग इसी कहते हैं कि घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करती है। लेकिन कुछ केस में हम लोग ये भी देखेंगे कि घर्षण बल गति को चलाने में भी क्या करती है, वो काफ़ी मदद करती है। तो इस प्रकार घर्षण एक आवश्यक बल है, और घर्षण के बिना हमारा चलना, हम लोग जो चल पाते हैं किसी जगह पर, मतलब चलना, साइकिल चलाना, ये सारे बच्चों के काम, जो भी साइकिल चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रहा है, ये सारे घर्षण के कारण ही संभव हो सके हैं। तो इसका मतलब घर्षण जितना कि घर्षण एक आवश्यक बल है। घर्षण के बारे में जो कि धारणा है कि जैसे गति का विरोध करती है, ऐसा नहीं है। तो पहला यही धारणा है जो कि हमने कहा घर्षण के बारे में क्या कहा, घर्षण एक बल है जो कि क्या कर रहा है, घर्षण जो कि दो वस्तुओं के बीच में जब संपर्क रहता है तो उसके कारण उत्पन्न होती है, और इस संपर्क बल का क्षैतिज अवयव क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो लिख लेते हैं इसको। दो तल जब संपर्क में रहते हैं, जो संपर्क में रहते हैं, तो संपर्क बल जो तल के अनुदिश कार्य करता है, जो तल के अनुदिश कार्य करता है, तल के अनुदिश कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि चित्र में देख लेते हैं हम लोग, और चित्र में जैसे कि तुमको एक तल है, एक वस्तु है जो कि यहाँ पर किसी तल पर रखा हुआ है, तो यह जो है इस पर एक अभिलंब, एक संपर्क बल देगा। इसको दो भाग में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक जो अवयव है जो कि तल के अनुदिश होगा, और एक अवयव जो तल के लंबवत होगा। ये तुमको तल का लंबवत अवयव भी हो गया,
और ये हो गया तुमको तल के अनुदिश अवयव, ये जो तल के अनुदिश इसको F कहते हैं, दैट इज घर्षण बल, घर्षण बल। और ये हो गया N कहते हैं इसको, जो कि अभिलंब प्रतिक्रिया, N बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया, लंबवत लगता है, ये तल के लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया। और ये हो गया तुमको संपर्क बल, संपर्क बल। तो घर्षण बल को दो भाग में बांटते हैं, दो प्रकार से पहले हम लोग बांट सकते हैं। एक हो गया तुमको स्थिर घर्षण बल, जब दो सतह जो आपस में गतिशील ना हो, जैसे कि तब कि हमने कागज किताब को धकेला, अगर टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, उस पर हमने हल्का बल लगाया तो वो गतिशील नहीं हुई, तो जिस समय तक गति नहीं प्रदान हुआ तो उस समय तक का जो घर्षण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल, गतिज घर्षण बल, मतलब स्थिर घर्षण बल। और जब दोनों के बीच में गति आरंभ हो जाती है तो उस गति को हम, उस घर्षण बल को, जब घर्षण बल लगता है दोनों सतह के बीच में, वो कहलाता है गतिज घर्षण बल। तो ये जो गतिज, ये जो संपर्क बल है तुमको, तो स्थिर घर्षण बल के बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा अवयव हो गया, इसमें तल के अनुदिश अवयव, ये घर संपर्क बल का। अब हम लोग देखते हैं घर्षण बल का दो भाग बांटते हैं, स्थिर घर्षण, स्थिर घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दो तल एक दूसरे के संपर्क में हो, संपर्क में हो तथा दोनों तलों के संभावित गति का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता, स्थिर घर्षण बल कहलाता है, स्थिर घर्षण बल कहलाता है, बल कहलाता है। स्थिर घर्षण बल कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु में, जब दोनों तल के बीच में कोई भी बल नहीं लग रहा है, संभावित कोई भी गति नहीं हो रहा है, लेकिन कोई संभावित गति है, कोई बल लगा रहा है तो संभावित गति हो सकती है, तो उसमें घर्षण बल ही उसका विरोध करता है, जो घर्षण बल क्या कहलाता है, स्थिर घर्षण कहलाता है। स्थिर घर्षण का जो कि जब धीरे धीरे हम लोग बल को बढ़ाते जाते हैं, जब बल का, बाहरी बल का मान को बढ़ाते जाते हैं, तो कुछ समय के बाद गति जो है, तुमको वस्तु जो है चलने की अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब घर्षण बल अब और विरोध नहीं कर पाता है। तो जब वस्तु चलने की अवस्था में आता है तो उस समय जो कि स्थिर घर्षण का जो अधिकतम मान होता है उसे हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जब दोनों तल खिसकने की स्थिति में आ जाते हैं, खिसकने की स्थिति में आ जाते हैं, तो स्थिर घर्षण बल का महत्तम मान स्थिर घर्षण बल का महत्तम मान जो गति का विरोध करती है, जो गति का विरोध करती है सीमांत घर्षण कहलाती है। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। सीमांत घर्षण
कहलाती है। तो सीमांत घर्षण का जो मान होगा वह क्या होगा तुम्हारा, एफएस समानुपाती। सीमांत घर्षण के बारे में और जानकारी लेते हैं। सीमांत घर्षण और क्या लेते हैं, इसको लिख लो, सीमांत घर्षण कहलाती है। इसको भी मिटा ही देते हैं। तो स्थिर घर्षण का जो महत्तम मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहलाते हैं। तो जिसके बाद अब वस्तु पर घर्षण बल, अब जो है वस्तु जब चलने की अवस्था में आ गया, अब इससे ज़्यादा घर्षण नहीं रोक सकता है उसको, वह जो घर्षण बल है क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सीमांत घर्षण का है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि तलों के बीच की अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि लंबवत अवयव है संपर्क बल का। तो सीमांत घर्षण बल एफ एस भी लिख देते हैं इसको, लिमिटिंग स्टैटिक के लिए समानुपाती एन। तो समानुपाती आएगा तो एफ एस बराबर होता है, इसको एक म्यू पढ़ते हैं, म्यू एस एन, जहाँ म्यू एस बराबर स्थिर घर्षण गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण गुणांक, ये हो गया तुमको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको कहेंगे। यह तल के कुछ तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह तल के क्षेत्रफल नहीं बल्कि तल कितना रुखरा है या प्लेन है इस पर निर्भर करेगा। जो चिकना सतह होता है उसके बीच का घर्षण गुणांक कम होता है और जो रुखरा सतह होगा उसके बीच का घर्षण गुणांक ज़्यादा होता है। तो ये तुम्हारा घर्षण गुणांक उस पर निर्भर करता है, इसके समानुपाती होता है। और जिसका मतलब ये हुआ कि जो घर्षण बल है, जैसे कि आप बल बाहर से नहीं लगाएंगे तो स्थिर घर्षण शून्य भी होगा। तो स्थिर घर्षण बल जो है एक तरह से क्या होता है, शून्य से लेकर के स्थिर घर्षण बल कहाँ तक जाता है, म्यू एस एन तक जाता है। ये तुम्हारा इसका रूल हुआ। स्थिर घर्षण बल का मान कहाँ तक जाता है, म्यू एस एन, एन जहाँ क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये म्यू एस कहते हैं स्थिर घर्षण गुणांक। और ये दोनों गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण बल। ये दोनों के इसको कहेंगे, म्यू एस एन का नाम हो गया सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल मतलब स्थिर घर्षण का ये महत्तम मान है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कोई बार आप बाहरी बल जैसे लगाना शुरू किए, बाहरी बल का मान जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो पहले अगर बाहरी बल नहीं लग रहा है तो स्थिर घर्षण 0 होगा। धीरे धीरे बल को बढ़ाते गए तो स्थिर घर्षण भी बढ़ता जाएगा और वस्तु अभी भी नहीं चलेगा। लेकिन एक समय के बाद जब ज़्यादा बल लगा देंगे तो वस्तु क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जब खिसकने की अवस्था में आ जाएगा तो उस स्थिति में म्यू एस एन बल लगेगा, घर्षण बल, और उससे अधिक अगर बल लगा दिया गया तो वस्तु चलने लगेगी, मतलब उस पर आपेक्षिक गति आ जाएगा दोनों के बीच में। तो वो तुमको जो है तब जो घर्षण का जो प्रकार है वह गतिज घर्षण में बदल जाएगा। तो वह स्थिर घर्षण नहीं होकर के वह एक अलग प्रकार का घर्षण हो जाएगा, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो स्थिर घर्षण कब तक होगा, जब तक वस्तु खिसकने की अधिकतम अवस्था में आ जाए तो वह जो घर्षण बल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण बल कहेंगे। तो घर्षण का ये होगा तुम्हारा। उसके बाद दूसरा था
जबकि गतिज घर्षण बल की आप बात करते हैं, सीमांत घर्षण बल इसके समानुपाती हो गया। तो गतिज घर्षण बल भी कुछ इसी तरह का नियम है। गतिज घर्षण बल कब लगेगा, समझ में आ गया होगा। गतिज घर्षण जब वस्तु के बीच में आपेक्षिक गति, जब तलों के मध्य आपेक्षिक गति प्रारंभ हो जाए या आपेक्षिक गति हो, तब उनके बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग सीमांत आपेक्षिक मतलब कौन सा गतिज घर्षण बल कहेंगे। गतिज घर्षण बल गतिज घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब दो तलों के बीच आपेक्षिक गति हो तो उनके बीच गतिज घर्षण बल कार्य करता है। उनके बीच गतिज घर्षण बल F के कार्य करता है। गतिज घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। तो समानुपाती यह वह सीमांत घर्षण बल भी ऐसा होता है, समानुपाती होती है। तो इसको लिखेंगे F के समानुपाती n, क्या हो गया F के बराबर म्यू के n, जहाँ पर यह हो गया गतिज घर्षण बल। ये क्या हो गया, गतिज घर्षण बल। तो म्यू के बराबर क्या हो गया, गतिज घर्षण गुणांक। गतिज घर्षण गुणांक। तो म्यू एस क्या होता है, बड़ा होता है म्यू के से। म्यू एस का मान म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, तो ये तुमको इससे बड़ा होता है, अर्थात कि सीमांत घर्षण बल का मान बड़ा होगा। तल के सतह, यह भी तल पर भी निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि जैसे कि घर्षण बल जो है तुमको पहले सीमांत घर्षण बल ज़्यादा होगा। सीमांत घर्षण बल इसका मतलब बड़ा होता है किससे, स्थिर, ये तुमको म्यू एस है तुमको सीमांत घर्षण गुणांक, और ये है स्थिर घर्षण गुणांक या ये है गतिज घर्षण गुणांक, तो ये ज़्यादा होता है। तो अगर घर्षण बल को देखें तो घर्षण बल अगर तुमको जैसे बाहरी बल को बढ़ाते जाएं तो घर्षण बल का कैसे ग्राफ होगा। तो देखो पहले जैसे बल बढ़ाएंगे तो ये तुमको अगर इधर ले लें घर्षण बल, इधर ले लें बाहरी बल, ले लो इधर बाहरी बल, और इधर लेते हैं घर्षण बल। तो बाहरी बल बढ़ाते जाओगे, शुरुआत में क्या होगा, बाहरी बल जैसे जैसे घर्षण बल को स्मॉल f लिखते हैं, 0 पर क्या होगा, इसका जो घर्षण बल का मान 0 होगा, और इस पर तुमको यह धीरे धीरे क्या होता चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, और ये तुमको बढ़ते बढ़ते क्या होगा, तुम्हें म्यू एस एन हो गया तुमको अब धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये जब सीमांत घर्षण बल आ जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, ये धीरे धीरे घट के फिर ये हो जाएगा इसके म्यू के, ये तुम्हारा हो गया
ये हो गया तुमको सीमांत घर्षण बल, गतिज घर्षण बल ये हो गया। ये हो गया तुम्हारा अब सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल Fs। ये हो गया तुमको गतिज घर्षण बल Fk, गतिज घर्षण बल Fk, गतिज घर्षण बल Fk। ये हो गया तुमको 45 डिग्री का कोण हो गया, ये 45 डिग्री का कोण हो गया ये। तो ये हो गया तुमको घर्षण का बल। जैसे देखो क्या ये ग्राफ क्या कहता है, जैसे जैसे बल बढ़ाते जाएंगे बाहरी बल, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घर्षण बल का मान भी बढ़ते जाता है और दोनों बराबर होता है। 45 डिग्री का मान देखो ये दोनों बराबर हो रहा है। फिर जैसे जैसे लेकिन ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, सीमांत घर्षण बल μSn तक जाएगा। लेकिन μSn के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर घर्षण थोड़ा सा घट के गतिज घर्षण हो जाएगा और उसके बाद ये स्थिर हो जाता है। अब घर्षण बल का मान और वस्तु चलने लगेगा तो स्थिर घर्षण बल के बराबर हो जाएगा, μSn के बराबर हो जाएगा ये। तो यही घर्षण बल का यही है तुम्हारा, धीरे धीरे इसके बढ़ाने से बढ़ते जाएगा। तो घर्षण बल इसी तरह से क्या होता है, काम करता है। अब घर्षण बल से जुड़ा हुआ जैसे कि कुछ क्वेश्चन है तुमको। अब देखो घर्षण बल तुमको जब है, जब हम लोग चलते हैं तो चलने में भी घर्षण बल ही मदद करता है, रुकने में भी घर्षण बल ही मदद करता है। तो जैसे कि हम लोग जब चलना प्रारंभ करते हैं, या तुमको कोई जैसे कि ट्रेन में रखा हुआ है कोई बक्सा रखा हुआ है या ट्रक पर एक बक्सा रखा हुआ है, तो वह जब चलता है तो ट्रेन के साथ, तो वहाँ भी तुमको घर्षण बल जो है तुमको बक्से को ट्रेन के साथ, ट्रेन के जो सरफेस है उस पर रखा हुआ है तो उसके साथ जो चला रहा है तो वह घर्षण बल ही है जो कि ट्रेन के साथ बक्से को गतिशील करता है, त्वरित करता है आगे की ओर। ट्रेन अगर चल रहा है, अगर ट्रेन मतलब रुका हुआ है, ट्रेन जब चलने लगेगा तो वस्तु को जो बक्सा जो उस पर रखा हुआ तो रुका हुआ है, तो उसको तो एक बल चाहिए तभी तो वह ट्रेन के साथ आगे बढ़ेगा। तो वह बल कौन सा होता है, घर्षण बल ही होता है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं तो तुम्हारा उदाहरण एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक ट्रेन पर एक बक्सा रखा है, ट्रेन की सतह एवं बक्से के बीच गतिज घर्षण गुणांक 0.15 है। ट्रेन का महत्तम त्वरण ज्ञात कीजिए। ट्रेन का महत्तम त्वरण ज्ञात करें जो बक्से को अपने साथ ले जा सकती है, जो बक्से को अपने साथ ले जा सकती है। तो अब देखो ट्रेन को तुरंत, जैसे इसको क्वेश्चन को बना के देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखो एक ट्रेन का सतह हुआ, एक बॉक्स है, इस पर बॉक्स का द्रव्यमान मान लेते हैं m है, तो इस पर कौन कौन बल लग रहा होगा। देखो इसमें बल लगेगा, एक तो इसका वस्तु का भार, बक्सा का है ये, बक्सा का भार हो गया, बक्सा का भार हो गया, ये भार, बक्सा का भार हो गया। और इसका जो है अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया किधर की ओर लगेगा, ये उत्तल के लंबवत लगता है n, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया, अब संकेत तो समझ में आने लगा होगा। चलो, और इसमें क्या होगा, जो कि इस बक्से को, जब बक्सा में त्वरण है तो घर्षण बल ही इसको क्या हो सकता है, आगे की ओर कोई बल तो है नहीं, तो ये आपेक्षिक गति का विरोध, जब ट्रेन जो है, ट्रेन का जो सतह क्या होने लगा, ट्रेन का जो सतह है आगे बढ़ेगा तो उसके गति का विरोध करने के लिए, नहीं तो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, गति का विरोध नहीं करता है। जब वो आगे जाने लगा तो इसको जो है बक्सा पर ये जो बल है घर्षण बल, उसको आगे की ओर काम करेगा, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर्षण बल उसका विरोध करता है, जबकि यहाँ पर
पर क्या हो रहा है, यह जो है तुमको आपेक्षिक गति का विरोध करती है। तो यह क्या करेगा तुमको, यहाँ पर जो है घर्षण बल ये तो चल रहा है, तो तुम्हारा घर्षण बल के इसका मतलब F लगेगा तुम्हारा, जो कि घर्षण बल इसको क्या करेगी, आगे की ओर इसको धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो F के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के एन, F बराबर म्यू एन होता है। जैसे कि जब घर्षण गुणांक दिया हुआ कुछ भी है जो इसकी जरूरत है वो दोनों लागू कर सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो घर्षण बल है यही त्वरण देगा। अगर घर्षण बल के अलावा कोई बल है नहीं जो त्वरण देगा जमीन पर, तो इसका तो एक सीमित मान होता है, म्यू एन तक जाता है। तो म्यू एन से ज़्यादा अगर त्वरण हो जाता है, उससे जो उत्पन्न त्वरण अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो वस्तु क्या होगा, खिसकने लगेगा। तो इसका महत्तम मान निकाल लेते हैं। एन जब ऊपर नीचे तो वस्तु गतिशील नहीं होगा, तो जो ऊपर मतलब इस दिशा में क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। तो एन बराबर क्या होगा तुम्हारा, mg हो गया, एन बराबर mg। घर्षण बल का महत्तम मान, घर्षण बल का महत्तम मान बराबर क्या होगा, म्यू एस एन। तो बराबर हो गया म्यू एस जो कि तुम्हारा 0.15 गुना mg हो गया, यही हो गया महत्तम मान। और यही जो तुम्हारा है, यही घर्षण बल, यही क्या देगा, त्वरण देगा। जिस F बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो 0.15 गुना m गुना g बराबर ma। तो a बराबर क्या होगा, 0.15 गुना 10। तो इसका क्या हो जाएगा मान, 1.5, इसका मान हो गया 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर हो गया। तो ए बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का महत्तम मान। त्वरण का क्या हो गया, ये महत्तम मान यही होगा, इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का महत्तम मान इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा, इससे ज़्यादा त्वरण रहेगा तो वस्तु बक्सा पीछे की ओर क्या होने, खिसकने लगेगा। अब इसे देखो एक आध और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जो कि आनत तल पर, जो कि झुका हुआ तल है, उस पर देखो कैसे लगता है, उसको बना के देखते हैं। एक आनत तल है तुमको, झुका हुआ तल है, किसी आनत तल पर एक वस्तु थीटा बराबर 30 डिग्री कोण पर ठीक चलने की अवस्था में आ जाती है, ठीक चलने की स्थिति में आ जाती है, ठीक चलने की स्थिति में आ जाती है। तो वस्तु एवं तल के बीच, तो वस्तु एवं तल के बीच, वस्तु एवं आनत तल के बीच, आनत तल के बीच सीमांत घर्षण गुणांक ज्ञात करें। सीमांत घर्षण गुणांक ज्ञात करें। चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये आनत तल, इस तरह का तल को कहते हैं जो झुका हुआ रहेगा। तो 30 डिग्री के जब ये कोण बनाया तो ये ठीक गिरने की अवस्था, मतलब जाहिर है कि उसमें तो घर्षण बल ही है जो कि एकदम सीमांत घर्षण बल की अवस्था में आ चुका होगा। जो धीरे धीरे उठाते जाएंगे तो घर्षण बल पर ही स्थिर घर्षण बल रहेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब जब 30 डिग्री कोण बन गया तो ये जो वस्तु है एकदम ठीक अब गिरने के मतलब चलने की अवस्था में आ गया। तो इसका मतलब है कि जो घर्षण बल का जो महत्तम मान है वो लागू होने लगा, जो सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो इसका देखो इधर की ओर जो अवयव होगा, इसका एक तो वस्तु का भार इधर लगेगा तुमको, और इस बार एक जो तुमको है अभिलंब जो प्रतिक्रिया होती है तल के लंबत लगेगा। तल अब इधर हो गया तो इधर के साइड लगेगा, इस पर लंबत लगेगा, ये ध्यान रहे।
इसका इसके मतलब अभिलंब प्रतिकार ऐसे नहीं लग के, जो कि हम लोग क्षैतिज तल पर ऊपर की ओर उस पर लंबत हुआ, और आनत तल है तो इस पर लंबत इधर की ओर लगेगा। और घर्षण बल लगता है या तो तल के नीचे या ऊपर, तल के अनुदिश। तो यहाँ पर क्या होगा, ये mg जो है यह इसका एक अवयव इधर की ओर क्या करना है, इसको नीचे की ओर लगेगा, जो कि इसको त्वरण देगा आगे की ओर, यह त्वरण दे देगा। और एक अवयव क्या करेगा, इसको एक अवयव इधर की ओर लगेगा जो कि इसको रोकेगा। तो ये mg हो गया, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये इस पर 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में ये क्षैतिज पर लंबत है, दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। मतलब ये जो है तुमको ये क्षैतिज पर ये लंबत है और ये इस पर लंबत है, दोनों के बीच लंब के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका जो कि इधर की तरफ घटक हो गया तो कितना हो गया तुम्हारा, mg cos 30 डिग्री हो गया ये। और एक जो घटक जो कि तल के अनुदिश होगा, इस घटक mg sin 30 डिग्री। और इधर कौन सा लग जाएगा, इधर तुमको घर्षण बल का जो है अवयव लगेगा जो कि इसको रोकेगा, दैट इज Fs। घर्षण बल का अवयव लगेगा जो कि इसे रोक लेगा। तो जैसे कि तुमको क्या, आनत तल पर जब कोई वस्तु क्या हो रही है, आनत तल पर जब गिरेगी, जब आनत तल पर जब वस्तु क्या होगा, तुमको कुछ कोण बना रहा 30 डिग्री का, तब यह जस्ट चलने की अवस्था में आ गया। तो इस स्थिति में क्या होगा तुम्हारा, इधर जो कि वस्तु का भार नीचे की ओर लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया n इधर की ओर कार्य करेगा, जो लंब तल के लंबवत, और इसका दो अवयव है, इन दोनों के बीच में ये अगर 30 डिग्री का, तो दोनों के लंब के बीच में ये जो क्षैतिज पर युग्म लंबवत है और ये रेखा इस पर लंबवत है, तो ये जो इसका दो अवयव में बांटेंगे तो ये दोनों एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो ये जो तुम्हारा जो भार का जो कि तल के अनुदिश अवयव mg sin 30 डिग्री, ये इसको चलाने की कोशिश करेगा, और ये जो स्थिर घर्षण बल Fs है ये इसका विरोध करेगा। तो जाहिर है कि Fs का मान तो हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं। n का मान देखो क्या होगा तुम्हारा, n बराबर हो गया mg cos 30, n बराबर mg cos 30 डिग्री, ऐसा हो गया। और n Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस n, तो म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस इंटू एम जी कॉस 30 डिग्री। ठीक खिसकने की स्थिति में, ठीक खिसकने की स्थिति में, ठीक खिसकने की स्थिति में mg sin 30 डिग्री बराबर, mg sin 30 डिग्री बराबर म्यू गुना mg cos 30, म्यू गुना mg गुना cos 30। तो म्यू बराबर sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, या म्यू बराबर tan 30 डिग्री, तो म्यू बराबर 1/√3, यही घर्षण गुणांक का मान है। और √3 को दो, जैसे इसको क्या करो रेशनलाइज करो, √3/3 हो जाएगा, इसमें 732/3, तो 0.58 आ गया, इतना घर्षण गुणांक होगा, जिसके कारण कि ये जो है तुमको 30 डिग्री पर जस्ट खिसकने की अवस्था में आ जाता है। जिसमें फिर से देखो, इधर वस्तु का भार लगेगा, इसका दो अवयव हो गया, एक तल के अनुदिश एक तल के लंबवत। तल के लंबवत अवयव जो है तुमको ये n के बराबर होगा, और छल के जो अनुदिश अवयव है ये सीमांत जस्ट खिसकने की अवस्था जब आई तो सीमांत घर्षण बल के बराबर होगा। तो इसको दोनों को बराबर कर दिया, इसको n का मान निकल, इसको mg cos 30 बराबर किए, और जस्ट चलने की स्थिति आई तो अभी जस्ट दोनों बल बराबर हो गए, तो दोनों इसको बराबर कर दिए, जिससे हम लोग क्या निकल गया, म्यू का मान निकल गया। और जब चलने लगेगी तो ये तुमको बल का मान क्या जाएगा, गतिज घर्षण में बदल जाता है ये। इस प्रकार से क्या होगा तुमको, इस ये आनत तल पर एक क्वेश्चन बता दिए। और भी क्वेश्चन जो भी पूछना चाहते हो, जो डाइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हो, उसमें नोट्स भी हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में लिख सकते हो, जिस भी माध्यम में चाहिए पढ़ाई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों किसी भी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए या तुमको संपर्क करने के लिए, पर्सनल पढ़ाई करने के लिए डाइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसमें जो है तुमको पर्सनल कोचिंग के पर्सनल जो संपर्क करना चाहो वो भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो आगे। तो ये तुमको अभी घर्षण के बारे में आज पढ़ाई हुई। अब घर्षण के बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस और या आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।